हम हमारी इस मूवी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड मिनसोल को देखते हैं और यहाँ पर मिनसोल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि मिनसोल फार्मास्यूटिकल कंपनीज की टॉप 1 लीड पर आती है, क्योंकि उसने अलग अलग प्रकार की दवाइयों का खोज किया होता है और लोगों को ठीक किया होता है। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यूअर्स उसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर आप नेक्स्ट कौन सा मेडिसिन बनाना चाहोगी, लेकिन यहाँ पर मिनसोल बोल देती है कि मेरा सफ़र बस यहीं तक है। यहाँ पर इंटरव्यूअर्स को कुछ समझ नहीं आता और वो सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो मिनसोल उन्हें बताने लगती है कि अब मैंने फाइनली उसे ढूंढ लिया है जो मेरी लाइफ का लव पर्सन है, एंड यहाँ पर मैं सिर्फ उसके लिए खाना बनाना चाहती हूँ और उसकी देखभाल करना चाहती हूँ और मैं अपनी लाइफ पूरी उसे डिवोट करना चाहती हूँ। यानी कि हमारी मिनसोल बहुत जल्दी शादी करने वाली है। तो यहाँ पर हम हमारी मिनसोल को वेडिंग ड्रेस में देखते हैं। यहाँ पर वो उस ओकेशन पे तो पहुँच जाती है, लेकिन अभी तक उसका ग्रूम यानी कि सून टू बी हस्बैंड नहीं आया होता। फिर यहाँ पर लोग आए हुए गेस्ट आपस में बात करने लगते हैं कि मैंने तो सुना है कि ग्रूम को कोई और लड़की मिल चुकी है, लगता है इस वजह से आज उस शादी में नहीं आ पाया, क्या पता वो सचमुच इस शादी से भाग रहा हो। यहाँ पे बेचारी मन में कह रही होती है कि 10 साल बाद फाइनली मैं उसके साथ शादी करने वाली हूँ, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर आया नहीं है। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, जहाँ पर छान बॉडीगार्ड्स को मिनसोल को लेकर चलने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर बॉडीगार्ड्स उसे लेकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम मुझे लेकर यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर छान कहने लगता है कि यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। मिनसोल यहाँ पर कह देती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ग्रैंडमा ने हमारी शादी फिक्स करवाई है। लेकिन यहाँ पर छान कहने लगता है कि मैं सिर्फ इस दुनिया में एक ही इंसान से प्यार करता हूँ और वो है शिन, उसके अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं करता और तुमने शिन की जगह ले ली है। तुम्हें पता भी है शिन पर क्या गुजर रही होगी, उसे एनेस्थीसिया है, यानी कि वो चीज़ें भूलने लगती है। और यहाँ पर तुम्हारा ब्लड उसके काम आएगा क्योंकि तुम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। तो फिर चलो, तुम मेरी फैमिली में शादी करने वाली हो तो इसका कुछ तो तुम्हें चुकाना होगा एंड तुम उसकी ब्लड बैंक बनकर रहोगी। मिनसोल यहाँ पर कहने लगती है कि जो तुम बोल रहे हो वो ठीक नहीं है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन छान यहाँ पर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर नर्स आ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसी अपने वेडिंग ड्रेस में बाहर रास्ते पर निकल जाती है और मन में कहने लगती है कि 10 साल से मैं सोच रही थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में प्यार में है, लेकिन ये सब कुछ तो वन साइडेड था। इसके बाद में यहाँ पर 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो जा रही होती है। तो फिर वहाँ पर उसे ढूंढते ढूंढते छान और शीन आ जाते हैं। छान उसे कहने लगता है कि तुम्हारा ब्लड लेने का टाइम आ गया, तो तुम हॉस्पिटल से यहाँ पर क्यों आ गई हो। शीन यहाँ पर भोले बनने का नाटक करने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है वो बेचारी बहुत ज़्यादा ही थक चुकी है, तो हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 2 दिन नहीं बल्कि 3 साल गुजर गए होते हैं एंड यही प्रोसेस बेचारी करती आ रही है। वो कहने लगती है कि 3 साल से तुम मेरे अंदर से ब्लड लेते रह रहे हो, मैंने क्या कुछ नहीं दिया है शीन को, और अभी भी तुम मुझे ज़रा सा ब्रेक नहीं देना चाहते। तो फिर यहाँ पर वो बोलने लगता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम बहुत बोली हो और तुम इसमें कुछ गलत काम नहीं कर रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी शादी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ कराई गई और तो ऊपर से तुम्हारी वजह से शीन को पूरी बारिश में नील डाउन कर घर के बाहर रहना पड़ा, जिस वजह से उसका मिसकैरेज भी हो गया। ये सब चीज़ तुम्हारी वजह से हो रही है, तो तुम्हें उसके लिए पे ऑफ तो करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर शीन कहने लगती है कि मुझे चक्कर सा आ रहा है, तो फिर वो उसे उठा लेता है एंड यहाँ पर शीन एक अलग सा स्माइल देने लगती है हमारी मिनसोल को, और मिनसोल समझ जाती है कि लड़की जानबूझकर ये सब करती आ रही है। दूसरा यहाँ पर छानू से लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है और मिनसोल को भी हॉस्पिटल में आने के लिए कहता है। मिनसोल यहाँ पर हॉस्पिटल में लेटी पड़ी थी। इसके बाद में यहाँ पर आ जाती है शीन, जो कि कहने लगती है कि लगता है आज से तुम अपनी जान ले ही बैठोगी, तो मैं तुम्हें आज सीक्रेट बता देना चाहती हूँ। यहाँ पर मिनसोल को कुछ समझ नहीं आता। तो फिर बाद में शीन उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्रेग्नेंट थी? बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस एक तरीका था चांद को मेरी ओर अट्रैक्ट करने का और तुमसे ज़िंदगी भर रिवेंज लेने का। यहाँ पर वो कहने लगती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो फिर शीन उसे बोलती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैंने छान को क्यों अप्रोच किया होगा। ऑब्वियसली उसके पैसे की वजह से। एक बार तुम इस दुनिया से चली जाओगी तो मेरे और छान के पास में बहुत पैसे होंगे एंड मैं उन पैसों पर राज करूँगी। और हाँ, तुम्हें मैं इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गई कि छान ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है एंड तुम्हें पता है शादी की डेट क्या है? तुम्हारी बर्थडे वाले दिन हमारी शादी होगी एंड छान भी ये चाहता है कि तुम एकदम खुशी खुशी मरो हमारी वेडिंग को देखकर।
यहाँ पर बेचारे मिनसोल को खून की उल्टी आने लगती है एंड शीन उसके ऊपर हंसने लगती है एंड इसी सीन के साथ साथ यहाँ पर मिनसोल की डेथ हो जाती है। शीन यहाँ पर बाद में उसे एक और राज बताने लगती है कि उसे लगता है कि मैंने उसे बचाया है, लेकिन यहाँ पर चान को कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुमने उसे उस दिन बचाया था एंड यहाँ पर ये राज इसी के साथ में खत्म हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर अचानक से टाइम सब कुछ पीछे जाने लगता है और सब कुछ रिवर्स में हो जाता है, जहाँ पे मिनसोल होती है एक हॉस्पिटल में एंड यहाँ पर उसकी नींद खुलती है। वो सोचने लगती है कि मैं तो यहाँ पर थी नहीं, फिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। वो अपने हाथों में बैंडेज को देखती है, फिर फोन में उस समय को देखती है एंड समझ जाती है कि उसका रीबर्थ हुआ है। दूसरा हम यहाँ पर जान को देखते हैं जो कि उसकी प्यारी सी शीन को सूप पिला रहा होता है एंड यहाँ पर शीन डॉक्टर को इशारा करती है। डॉक्टर यहाँ पर जान को बोलने लगते हैं कि कल जो हमने आपकी वाइफ में से ब्लड विड्रॉ किया था वो बहुत कम थे, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो जान कह लेता है जितना ब्लड चाहिए उतना निकाल लो। डॉक्टर यहाँ पर उसे कहने लगते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो फिर आपकी वाइफ की जो लाइफ है वो डेंजर में आ सकती है। जान यहाँ पर शीन की ओर देखकर बोलने लगता है कि होने दो, जब तक मेरी शीन हो सकती है ठीक तब तक मुझे किसी के भी बारे में फिक्र नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मिनसोल यानी कि हमारी मिन्ना उनकी सारी बातें सुन रही होती है एंड मनी मन कहने लगती है कि पास लाइफ में मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन चुकी थी और मैं कुछ ज़्यादा ही प्यार में आती थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा अपनी लाइफ के साथ बिल्कुल होने नहीं दूंगी क्योंकि मुझे एक और मौका मिला है और इस मौके का फ़ायदा मैं बहुत अच्छे से उठाऊंगी, जहाँ पर मैं अपने ब्लड का चुन चुन कर बदला लूंगी। एंड इतने में यहाँ पर वो उस रूम के अंदर आने लगती है जहाँ पर शीन बड़े प्यार से उसे वेलकम करती है और मिन्ना मन में बोलने लगती है कि इसके सामने कितनी भोली बना करती है, लेकिन इसके अंदर की जो ईवल जैसी शक्ल है वो बाहर ही निकाल रही है, लेकिन बहुत जल्द मैं सभी के सामने इसकी सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। फिर यहाँ पर डॉक्टर जो है वो ब्लड के रिगार्डिंग बात करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बोलती है कि ब्लड निकालना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो एक काम करो ना चांद, तुम खुद ही अपना ब्लड निकाल कर देख लो। यहाँ पर चांद सोचने लगता है कि मेरे सामने तो अपना मुंह खोलती नहीं थी, लेकिन अब तो ये बोलने भी लगी है। यहाँ पर चांद उसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की। एंड मनी मन यहाँ पर शीन भी सोच रही होती है कि इसका बिहेवियर तो कुछ आज ज़्यादा ही अलग दिख रहा है एंड यहाँ पर वह ऐसे नाटक करती है कि जैसे उसका सर दर्द कर रहा हो। तो फिर चांद डॉक्टर से ब्लड को विड्रॉ करने के लिए बोल देता है, लेकिन यहाँ पर बाद में वो शीन से पूछती है कि क्या सच में मेरा ब्लड तुम्हें इफेक्ट करता है। शीन कहती है कि हाँ। तो फिर बाद में बोलती है कि अगर मैं आज तुम्हें ब्लड देने से मना कर दूँ तो। चान यहाँ पर फिर उसकी और गुस्से में देखने लगता है और सभी को कहता है कि इसे पकड़ लो, लेकिन यहाँ पर मिन्ना जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ पर चान उसे कहने लगता है कि तुम देख रही हो उसे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो फिर तुम्हें तुम्हारा ब्लड देना ही होगा। यहाँ पर बाद में मिन्ना कहने लगती है कि तुम क्या थोड़े से बिना दिमाग के हो, तुम्हें पता भी हम दोनों के ब्लड टाइप अलग है। एंड यहाँ पर वो डॉक्टर से उस एग्रीमेंट को देकर चान को देने लगती है और बोलती है कि ध्यान से इसमें देखो, मेरा ब्लड टाइप ए है और उसका ब्लड टाइप ए भी है। स्कूल में तो ये बच्चों को तक पता होता है कि अलग अलग ब्लड ग्रुप को ब्लड नहीं दिया करते, वरना किसी की जान भी जा सकती है। अब क्या इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैं तुम्हें वापस से सिखाऊं। यहाँ पर बाद में चान शीन से पूछने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। शीन बोलने लगती है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये सब तो डॉक्टर को पता होगा। डॉक्टर यहाँ पर कहने लगते कि शायद से नर्स से कुछ गड़बड़ हो गई होगी, मैं अभी पता कर आता हूँ। एंड चान यहाँ पर डॉक्टर को वार्निंग दे देता है। दूसरा यहाँ पर मिन्हा शीन से कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता मेरा ब्लड ग्रुप अलग था और कल तो तुमने मेरा ब्लड लिया भी था, तो फिर तुम यहाँ पर ठीक ठाक कैसे बैठी हो। यहाँ पर शीन बेहोश होने का नाटक करती है और बेहोश हो जाती है। तो फिर बाद में यहाँ पर मिन्हा अपना निडल निकालती है और कहती है चांद से कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी फैमिली कई सालों से एक्यूपेंचर को प्रैक्टिस करती आ रही है। एक्यूपेंचर एक ऐसा तरीके का मेडिकल सर्विस होता है जहाँ पर निडल से इंसानों को ठीक किया जाता है। यहाँ पर वो बैठकर निडल डालने वाली थी कि चांद उसे कहता है कि अगर तुम मजाक कर रही हो या मस्ती कर रही हो तो अभी बंद कर दो। यहाँ पर मिन्हा मन में बोलती है कि मस्ती मजाक तो अब शुरू होगा। फिर जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, ये बेहोश हो गई है, वह ब्लड को अलग कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो उसके एक फिंगर के अंदर निडल घुसा देती है जिसमें से खून आने लगता है। यहाँ पर शीन को बहुत पेन होता है, लेकिन वो उठ नहीं सकती थी क्योंकि वो बेहोश होने का नाटक जो कर रही थी। एंड मन ही मन में ना कहने लगती है कि देखना मैं तुम्हें वो सारे दर्द दूंगी जो तुमने मुझे दी है। फिर यहाँ पर वो चांद से कहती है कि इस निडल से काम नहीं बनेगा, हमें और मोटा सा निडल लाना होगा। और ये बात सुनते ही अचानक से शीन होश में आ जाती है और कहने लगती है कि ये लड़की मेरी जान लेना चाह रही है। चान यहाँ पर फिर बाद में मिन्हा पर गुस्सा होता है। मिन्हा
मीना कह देती है कि देखो ये बच्चों जैसे बिहेव करिए, मैं तो बस इसे बचाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर इसे कुछ हो गया कल तो मुझे मत कहना। एंड यहाँ पर बाद में चान भी शीन को समझाने लगता है, जहाँ पर मीना शीन के करीब आती है और शीन बोल देती है कि मैंने तुम्हारा ब्लड नहीं लिया है। फिर बाद में मीना शीन को आटे में लेकर कहने लगती है कि अच्छा तो तुम्हें पहले से ही पता था कि मेरा ब्लड और तुम्हारा ब्लड अलग है, तो फिर तुम मुझसे काम नहीं चला सकती। यहाँ पर तो शीन की बोलती ही बंद हो जाती है। मीना बोलती कि क्या तुम मेरा मर्डर करने का कोशिश कर रही थी, हर रोज़ मुझसे ब्लड विड्रॉ कर कर। शीन यहाँ पर समझ जाती कि अब वो फंस चुकी है, तो फिर यहाँ पर वो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है और चान से कहती है कि इसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हुआ था और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। एंड यहाँ पर बाद में वो मीना से भी माफ़ी मांगती है, लेकिन यहाँ पर मीना उसे कह देती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अपॉलॉजी बहुत सिंसियर है क्या। फिर यहाँ पर वो खुद ही को थप्पड़ मारने लगती है और बोलने लगती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ठीक है मैंने अपने बच्चे के लिए ये सब किया, मगर मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, सब कुछ मेरी गलती है। ऐसा बोलते बोलते वो खुद को थप्पड़ मारने लगती है। एंड फिर यहाँ पर चान उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर गलती है तो मीना की, अगर डॉक्टर इसका पूरा ब्लड निकाल कर इसे मार भी देते तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर हमारी शीन मन में खुश हो रही रहती है कि देखा मैंने कैसे अपने बच्चे का नाम ले लिया तो चान मेरी तरफ आ गया। चान कभी भी जिंदगी में मिन्हा का साइड लेने ही नहीं वाला है, मैं हमेशा उसे अपनी उंगलियों पर नचा कर ही रहूंगी। यहाँ पर बाद में मिन्हा मन में बोलने लगती है कि खुद को कितनी स्मार्ट समझती है ये, इसे तो पता ही नहीं है कि मुझे सारी सच्चाई पता है। यहाँ पर मिन्हा मन ही मन हंसने लगती है। चान कहता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। मिन्हा चान से कहने लगती है कि तुम्हें कितने भोले हो ना, तुम्हें कितनी आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है। चान कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो फिर यहाँ पर वो बोलती है कि ज़रा अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड शीन से तो पूछो कभी वो प्रेग्नेंट थी भी या फिर नहीं। शीन यहाँ पर मन में बोलने लगती है आखिर इसको इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता है। फिर बाद में चान यहाँ पर शीन से पूछने लगता है और शीन चान से कहती है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि वो मेरे बच्चे का नाम ले और मैं प्रवोक हो जाऊँ, फिर मैं ऐसे गड़बड़ में आकर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उसे कह दूँ और उसे एक और पॉइंट मिल जाए मुझे उल्टा बोलने का। चान यहाँ पर मीना को शांत करने के लिए बोलता है, साथ ही साथ यहाँ पर मीना बोलती है कि लगता है तुम्हें सच्चाई का पता लगाना बिल्कुल भी नहीं है। चान को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे चुप रहने के लिए बोलता है, साथ साथ वो उसे उस रूम से लेकर बाहर चला जाता है। बाहर आने के बाद यहाँ पर चान उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी मौका दे रहा हूँ, जाओ और जाकर शीन से माफ़ी मांगो। लेकिन यहाँ पर मीना माफ़ी मांगने से मना कर देती है। तो फिर चान कहने लगता है कि देखो सारी की सारी गलती तुम्हारी है, वो जो चाहे वो तुम्हें बोल सकती है। लेकिन यहाँ पर मीना बोल देती है कि तुम्हें पता है सबसे बड़ा सन्नर यहाँ पर कौन है, तुम हो। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, तुम मेरे साथ एंगेज थे, इसके बाद में तुम यहाँ पर शीन के साथ में थे, तो गलती तो तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। एंड यहाँ पर तो वो उसे थप्पड़ भी मार देती है। चान को गुस्सा आ जाता है एंड वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई। तो फिर यहाँ पर वो उसे एक बार और थप्पड़ मारकर कहती है कि मेरा मन चाहे तो मैं तुम्हें जिंदा ही काट दूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो बोल देती है कि अब बस, अब बहुत हो गया, मैं अब यहाँ पर और नहीं रहना चाहती, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। चान यहाँ पर बहुत ईविल स्माइल करते हुए कहता है कि डाइवोर्स, और डाइवोर्स की बात तुम कर रही हो, अगर डाइवोर्स से लेना था तो मेरी फैमिली में शादी क्यों किया। सब समझ जाऊँ मैं कि तुम्हें खाली नाम और तो और पैसे चाहिए थे, इस वजह से तुमने मेरे साथ में शादी की है। मीना उससे यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वेल्थ के लिए मैंने तुम्हारे साथ में शादी की है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम भूल रहे हो तो तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, मेरी फैमिली की वॉलंटरी की वजह से तुम्हारा बिजनेस बूस्ट हुआ था, तो फिर मैंने भी तो तुम्हारी इतनी हेल्प की है, तुम्हें मेरा तो हेल्प किया वजह कुछ नज़र नहीं आता। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगती कि ठीक है ऐसी बात रही तो तुमने भी मुझे एक बार बचाया था और मैंने भी, तो हिसाब पक्का हुआ, अब हमें डिवोर्स की बात कर लेनी चाहिए। यहाँ पर चान कुछ बोले इसके पहले उसे उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है जो कि उसे कल के डिनर के बारे में बताने लगती है। एंड ये डिनर एक स्पेशल डिनर होने वाला है क्योंकि कल के दिन उससे ग्रैंड माँ का बर्थडे है। और हाँ, याद से उसे भी लेते आना, भले तुम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते लेकिन ग्रैंड माँ के सामने हमें ये सब दिखाना होगा और ध्यान रखना कि ग्रैंड माँ नाराज़ ना हो। फिर यहाँ पर चान बोलने लगता है कि मीना को कि अब समझ जाऊँ मैं कि आज तुम मुझसे डिवोर्स क्यों मांग रही हो, ताकि कल ग्रैंड माँ मुझे उनके बर्थडे पर सुना सके और मुझे प्रेशराइज कर सके। यहाँ पर मीना कहने लगती है कि कुछ समय पहले मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना, इस वजह से मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। लेकिन यहाँ पर चान बोलते कि डिवोर्स फिलहाल भूल जाओ, कल ग्रैंड माँ का बर्थडे है
और अच्छे से मेरी वाइफ बनने का नाटक करना। अगर कुछ भी उलट पुलट किया तो याद रखना तुम्हारा भाई जो बीमार है वो बीमार भी नहीं रहेगा, जिंदा भी नहीं बचेगा, और मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारी लाइफ को हेल बनाने का। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ वो बाद में उसे याद आता है कि इस बर्थडे वाले दिन पर तुम सब ने मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन ये बर्थडे सब कुछ उल्टा होने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर मिन्ना अपनी बेस्टी मिनी को कॉल लगा लेती है और इसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे एक डाइवोर्स लॉयर रिकमेंड कर सकती हो, क्योंकि मैंने डिसीजन बना लिया है। यहाँ पर मिनी समझ जाती है कि अब ये तो पक्का हो चुका है जहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ में डाइवोर्स लेगी। एंड यहाँ पर मिनी उसे फुल सपोर्ट करती है और बोलती है कि मैं तो तुम्हें पहले से ही कह रही थी कि वो इंसान तुम्हारे लायक ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर मिन्ना भी कहती है कि हाँ मैं माफ़ी मांग कर यहाँ से चली जाऊँगी। तो फिर मिनी बोलते है कि तुम क्यों माफ़ी मांगोगी, माफ़ी अगर किसी को मानना चाहिए तो वो शीन और चान है, उन दोनों को तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उन दोनों ने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर कर रख दी है। इसके बाद में यहाँ पर वो लॉयर के बारे में बोलती है तो फिर मिनी तब तक लॉयर को ढूंढ भी लेती है एंड यहाँ पर आगे की प्लानिंग वो लोग करने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मिना एक बाउल को देखती है जो कि एक सूप जैसा होता है। फिर उसे पास की बात याद आने लगती है जहाँ पर वो मेड हर दिन आकर उसे उस सूप का बाउल दिया करती थी और बोला करती थी कि मिस्टर हान ने ये आपकी हेल्थ के लिए बनवाया है, तो फिर आपको इसे रोज़ कंज्यूम करना है। जहाँ पर पीठ पीछे जाती वो मेड मिस्टर हान से कहने लगती है कि मैंने उसे वो बाउल दे दिया है, अब उसकी जो पावर है ब्लड देने की वो और भी बढ़ जाएगी। जहाँ पर मिन्ना समझ जाती है कि उसे मेरी हेल्थ की फ़िक्र नहीं है, उसे तो मेरी ब्लड की फ़िक्र है ताकि मेरा ब्लड वो निकाल सके और शीन को बचा सके। इसके बाद में यहाँ पर वो अपनी पैकिंग कर लेती है और घर के एग्रीमेंट्स के फोटोज लॉयर को भेज देती है और उसे कहने लगती है कि एजेंट से कनेक्ट कर कर तुम्हें इस घर को 3 दिन के अंदर बिकवा देना, तो मैं तुम दोनों को डबल कमीशन दूंगी। फिर यहाँ पर वो मन में कहने लगती है कि देखना ये सबसे रिच इंसान है ना, इसके लिए मैंने अपनी हर एक चीज़ को छोड़ दिया है, लेकिन अब मैं इस इंसान से भी ज़्यादा रिच बनकर बताऊंगी जहाँ पर ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने अपनी फार्मास्यूटिकल लाइफ को इसके लिए छोड़ दिया जो मेरे लिए बहुत प्रीशियस थी, लेकिन अब और नहीं, ना मैं इसकी वाइफ बनना चाहती हूँ ना मैं इसकी स्लेव बनना चाहती हूँ, मैं इससे बस और भी ज़्यादा पावरफुल बनना चाहती हूँ। यहाँ पर मिन्ना आगे आती है तो फिर उसे डेज़ी दिखाई देती है। डेज़ी यहाँ पर बहन होती है हमारे चान की, जहाँ पर वो मिन्ना के बारे में बुराया कर रही थी। मिन्ना यहाँ पर मन में कह रही होती है कि मैंने पास्ट लाइफ में इस माँ बहन की बहुत सारी चीज़ों को सहा हुआ है, लेकिन अब मैं इन माँ बेटियों को ये सब करने के लिए नहीं दूंगी। जहाँ पर वो उसे बात करते हुए रिकॉर्ड कर देती है। डेज़ी यहाँ पर अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि तुम्हें पता नहीं है मिन्ना कितनी लो स्टैंडर्ड्स वाली है, वो मेरे भाई के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगी। उसकी फ्रेंड उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, तो बाद में डेज़ी उसे बोल देती कि ठीक है अभी कुछ देर में वो यहाँ पर आएगी तो मैं उसे नील डाउन करवा कर अपने शूज़ को नोज से रब करने के लिए कहूँगी और मैं इसका वीडियो तुम्हें भेज दूँगी। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है एंड यहाँ पर मिन्ना आगे आ जाती है जहाँ पर डेज़ी उसके साथ बड़ी खुशी खुशी बात करने लगती है। यहाँ पर मिन्ना मन में कह रही होती है कि पास्ट लाइफ में सामने सामने से कितनी अच्छी बना करती थी मेरा ट्रस्ट जीतने के लिए, ताकि पीठ पीछे मेरे पीठ पर छुरी भोंक सके, लेकिन अब और नहीं, मैं इसका बदला भी से निकलवा कर रहूँगी। दूसरा यहाँ पर डेज़ी का कैमरा जो है वो ऑन होता है। फिर यहाँ पर मिन्ना को कहती है एक्चुअली मेरे पैर में एलर्जी हो गई है, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ मेडिसिनल हर्ब बना कर लेकर आ सकती हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे बैठने के लिए कहती है एंड मिन्ना कुछ बनाने के लिए चली जाती है। फिर यहाँ पर वो पानी गर्म कर ला देती है, साथ में एक बकेट, जहाँ पर वो उसे पैर डालने के लिए कहती है। तो फिर बाद में डेज़ी बोलती है कि मेरे पैर में कुछ इचिंग सी हो रही है, क्या तुम उसे स्क्रैच कर दोगी। यहाँ पर मिन्ना बोलती कि हाँ थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन सहन कर लेना। फिर यहाँ पर वो एकदम खौलता हुआ पानी उसके पैरों पर डाल देती है और इस पॉट को भी उसके लैप पर रख देती है, जहाँ पर डेज़ी चिल्लाने लगती है और फटाक से उठकर नीचे गिर जाती है और बोलती है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया। फिर यहाँ पर मिन्ना कहती है कि अरे तुम तो अपने कैरेक्टर के बाहर आ गई, तुम तो प्रिटेंड करने का नाटक कर रही थी ना, इतना जल्दी तुमने कैसे गिव अप कर दिया। इतने में यहाँ पर आ जाता है चान, जहाँ पर डेज़ी अपने भाई से कंप्लेन करने लगती है। चान बोलने लगता है कि हॉस्पिटल में तुम बड़ी दयावीर बन रही थी कि मेरी गलती नहीं है, सब कुछ शीन की गलती है, लेकिन अब मैंने सब कुछ आंखों से देख लिया, अब तुम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करोगी। तो फिर यहाँ पर बोलने लगती है कि एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, मुझे पता है मैंने ये पर्पसली किया है और मैं ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर रही हूँ। गुस्से में आकर यहाँ पर डेज़ी कहने लगती है कि अभी के अभी नील डाउन करो, मेरे पैर साफ़ करो और मुझसे माफ़ी मांगो, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, वरना मैं और मेरा भाई तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मिन्ना यहाँ पर कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक वार्निंग देती हूँ, नील डाउन करो और 3 बार बो डाउन करो, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी।
डेज़ी यहाँ पर अपने भाई से कहने लगती है कि देखा, अब तो तुम्हें इसकी इविल साइड पता लग गई ना, अब इसे घर से बाहर निकाल दो। चान यहाँ पर बाद में चिल्लाने लगता है मिना पे, एंड मिना यहाँ पर उसे उस वीडियो को बता देती है जहाँ पर चान को गुस्सा आता है और वो डेज़ी को चिल्लाने लगता है। डेज़ी यहाँ पर मिना पर चिल्ला देती है। मिना बोलती है कि चिल्लाओ मत, अगर मैंने इस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि तुम राइजिंग स्टार की कॉम्पिटिशन में जा भी पाओगी। फिर यहाँ पर वो उसके साथ में फ़ोन को लेकर झगड़ने लगती है। मिना बोलती है कि झगड़ने की कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस माफ़ी मांगो, नील डाउन करो और 3 बार बो डाउन करो, तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी और पोस्ट भी नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर डेज़ी माफ़ी मांगने से साफ साफ मना कर देती है। चान यहाँ पर मिना से कहता है कि जाने दो, ये बच्ची है, बच्चों से अक्सर गलती हो जाया करती है। लेकिन मिना यहाँ पर चान को बोलती है कि बच्ची और ऐसी बातें करती है, मैं 3 तक काउंट करूंगी, इसने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं इसे पोस्ट कर दूंगी। एंड यहाँ पर 3 काउंट करते ही डेज़ी नील डाउन करके माफ़ी मांगने लगती है। तो फिर बाद में मिना कहती है कि 3 बार बो डाउन कौन करेगा। चान यहाँ पर उसे कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हो। तो फिर मिना बोलती कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ, कुछ समय पहले ही अपने पैरों को मुझसे लिक करवाने वाली थी, तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पर बाद में डेज़ी को 3 बार बो डाउन भी करना पड़ता है। चान यहाँ पर मन में कह रहा होता है कि अब तो ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती है। इतने में वहाँ पर उनकी मम्मा आ जाती है। यहाँ पर बाद में डेज़ी रोते रोते अपनी मम्मा को सब कुछ बताने लगती है। उसकी मम्मा को गुस्सा आता है और वो बाद में मिना से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो डेज़ी के साथ ये सब करने की, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एंड यहाँ पर बाद में वो मेज को पनिशमेंट वाला बोल लाने के लिए कहती है, जहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर वापस से मिना को उसकी मम्मा पनिशमेंट दे रही होती है। एंड यहाँ पर उस बोल को उसके सर पर रखकर नील डाउन करना होता है। अगर वो ज़रा सा भी हिला डुला तो फिर यहाँ पर उसे खाना नहीं दिया जाएगा और उसे मारा भी जाएगा। फिर यहाँ पर मिना उस बोल की ओर देख रही होती है। फिर बाद में यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर वो आंटी मिना को कहती है कि ये बॉल लो और अपने सर पर रखकर नील डाउन करो। जहाँ पे मिना बोल देती है कि अब बहुत हो गया, इस आंटी को भी मैं नहीं छोड़ने वाली। फिर यहाँ पर वो उस बोल की ओर चली जाती है जहाँ पर छान को लगता है कि मुझे तो लगा था कि ये बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये उतनी वीक है। लेकिन यहाँ पर मिना वीक नहीं होती, वो उस बोल में रखे पानी को सीधा फेंक देती है उस आंटी के ऊपर। वो आंटी गुस्सा आकर उसे कहने लगती है कि तुम में कुछ मैनर्स नहीं है क्या, तुम अच्छी फैमिली से बिलोंग ही नहीं करती हो। तो फिर यहाँ पर मिना कहती है कि मैनर्स की बात आप कर रहे हो, जिसे किसी ने सड़क से उठाकर यहाँ पर लाए हो, आपको तो हमने एजुकेशन भी दिया था, इन सब चीज़ों के बाद भी आप यहाँ पर ये सारी हरकतें कर रही हो, तो शर्म तो आपको आनी चाहिए। यहाँ पर उस आंटी को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो कहती है कि अभी के अभी नील डाउन करो और मुझसे माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम दोनों का डिवोर्स करा दूंगी। तो फिर मिना बोलती कि ठीक है, करवा दो डिवोर्स, मुझे भी यही चाहिए। चान को यहाँ पर गुस्सा आता है। वो कहने लगता है तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो। डेज़ी यहाँ पर मन में बोलती है कि ये तो मेरे भाई को प्यार किया करती थी, अब इसके प्यार का क्या हुआ। चान भी यहाँ पर मन में बोल रहा होता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने लगी है। और इसकी मम्मा यहाँ पर उसे चिल्लाए जा रही थी और बोलती है कि देखा इसे, मैं सचमुच चाहती हूँ कि तुम इसे डिवोर्स दे दो। दूसरा यहाँ पर वो चान टाइम को देखता है और कहता है कि ग्रैंडमा आती होगी, हमें उनका बर्थडे स्पॉइल नहीं करना। एंड इतने में वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। यहाँ पर ग्रैंडमा उस आंटी को बोलती है कि तुम्हें यहाँ क्या हो गया है। तो फिर वो कुछ बहाना बना देती है। इसके बाद में डेज़ी कहती है कि अब सब हम यहाँ पर है तो लंच करने बैठ जाते हैं। फिर यहाँ पर वो लोग लंच करने बैठते तो वो आंटी कहने लगती कि मिना, मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। डेज़ी भी कहने लगती कि हाँ, मॉम ने बड़े प्यार से अपने हाथों से इसे बनाया, तो तुम्हें ये ज़रूर खाना चाहिए। और हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर डेज़ी और उसकी मम्मा ने मिलकर उस चीज़ में कुछ तो मिलाया होता है, जिस वजह से मिना के हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएंगे एंड यहाँ पर वो एकदम स्लट सी बन जाएगी। यहाँ पर ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम्हारी मदर इन लॉ इसे बहुत प्यार से बनाई है, तो तुम्हें सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए। फिर यहाँ पर मिना वो सूप को पूरा पी जाती है, जहाँ पर वो कहने लगती है कि आखिर आपने इसमें ऐसा क्या मिला है जहाँ पर मुझे बहुत गर्मी से लग रही है। तो फिर बाद में डेज़ी कहती है कि लगता है वो सब कुछ ज़्यादा ही गर्म था, चलो मैं तुम्हें ऊपर रूम में लेकर चलती हूँ। और मन ही मन यहाँ पे वो बोल रही थी कि देखना आज सबके सामने इसकी बेइज्जती हम कैसे करवाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर उन्हें किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आती है, साथ साथ किसी लड़की की भी आवाज़ आती है। तो फिर यहाँ पर वो आंटी कहती है कि ये तो ऊपर से आ रही है। चान यहाँ पर बोलता है कि इस पूरी फैमिली में मैं अकेला लड़का हूँ, तो ये आवाज़ किसकी है। और यहाँ पर वो लोग ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर लड़का लड़की को बोल रहा होता है कि तुम्हारी ब्यूटी तो बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और अपनी जान भी दे सकता हूँ। यहाँ पर बादू आंटी कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ को तो ज़रा सा भी शर्म नहीं है, तुम्हारे ग्रैंडमा के बर्थडे के दिन वो कैसी कैसी हरकतें कर रही है।
चान यहाँ पर अंदर जा नहीं पाता। वो आंटी उसे कहने लगती है कि आखिर कब तक तुम अपने आप को कंट्रोल कर रखोगे, अंदर जाओ, उसे घसीट कर बाहर निकालो और धक्के मार के घर से निकाल दो। फिर चान चला जाता है, जहाँ पर वो आंटी मन में बोल रही होती है कि देखना अब कैसी उसकी सबके सामने बेइज्जती होती है। चान यहाँ पर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉक्ड होता है। फिर वहाँ से आ जाती है हमारी मिन्हा और वो बोलने लगती है कि आखिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो आंटी मिन्हा को देखकर शौक में आ जाती है और सोचती है कि कहीं सचमुच मेरी बेटी ही तो अंदर नहीं है। चान बोलता है कि तुम यहाँ पर हो तो अंदर कौन है। मिन्हा बोलती कि मैं अंदर क्यों जाऊँगी, मैं तो वॉशरूम गई थी। फिर यहाँ पर वो उसी दरवाजे की चाबी देती है, जहाँ पर चान जब दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन डेज़ी ही होती है। इसके बाद में यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जब मिन्हा गर्म पानी उबालने के लिए गई थी डेज़ी के लिए, तभी वहाँ पर उसने सूप की बॉल्स देख लिए थे और उसे उसके पास के बारे में याद आता है। तो फिर यहाँ पर वो उसके ढक्कन को अदल बदल कर देती है एंड जहाँ पर उसे गर्मी लग रही थी तब वो लोग ऊपर आए थे, लेकिन यहाँ पर मिन्हा को नहीं लेकिन डेज़ी को गर्मी लगने लगती है। डेज़ी समझ जाती है कि ये सारी चालें मिन्हा की है। मिन्हा बोलती है कि चाल नहीं है, टिट फॉर टैट किया है मैंने, और वो उसे इस बेडरूम के अंदर भेजकर रूम को लॉक कर देती है। बाद में यहाँ पर चान उस लड़के का गला पकड़ने लगता है, जहाँ वो लड़का कहने लगता है कि मेरी गलती नहीं है, आपकी वाइफ ने हमें सबसे पहले सड्यूस किया था, आपकी वाइफ की गलती है। चान बोलता है मेरी वाइफ। यहाँ पर मिन्हा बोलती है कि इस लड़के को तो डेज़ी की रियल आइडेंटिटी भी नहीं पता है। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि उसकी वाइफ मैं हूँ, तुमने जिसके साथ जो कुछ भी किया है वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि बहन है। फिर यहाँ पर वो डर के मारे कहने लगता है लेकिन मुझे इन्होंने तो कहा था कि यहाँ पर आपकी वाइफ आएगी। यहाँ पर मिन्हा बोलने लगती कि इन्होंने, आखिर किन्होंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा था, जहाँ पर वो अपना मुंह खोलने के लिए रेडी नहीं था। तो चान उसे बोलते कि अभी की अभी बताओ कि कौन था जो यहाँ पर सारी चीज़ें ये सब करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर यहाँ पर वो इल्ज़ाम लगा देता है उस आंटी पे। आंटी बोलने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये लड़का झूठ बोल रहा है। तो फिर यहाँ पर मिन्हा बोलती है कि ठीक है, एक काम करते हैं ना, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पर डेज़ी पुलिस को बुलाने से मना कर देती है। ग्रैंडमा उन सभी पर गुस्सा होकर बोलती है कि तुम सब की वजह से आज पुलिस को यहाँ पर आना पड़ेगा, तुम्हें पता भी है कि मेरी फैमिली की कितनी बेइज्जती होगी। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग नीचे बैठे हुए होते हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर मिन्हा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुमने इन माँ बेटी की वजह से बहुत कुछ सहा है, मैं इन्हें जेल भेज कर ही रहूँगी। यहाँ पर बाद में चान बोलता है कि ग्रैंडमा आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर ये दोनों जेल चले गए तो बाहर सब कुछ न्यूज़ में फैल जाएगा और बेइज्जती तो हमारी फैमिली की ही होगी ना। यहाँ पर ग्रैंडमा बाद में उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मिन्हा मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मिन्हा ग्रैंडमा से कह देती है कि ग्रैंडमा, ना आपने कभी मुझे पास्ट में प्रोटेक्ट किया है ना प्रेजेंट में, और ना ही कभी आप मुझे फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर पाओगी, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, डाइवोर्स। ग्रैंडमा यहाँ पर बाद में चान से कहती है कि अभी के अभी उससे माफ़ी मांगो, लेकिन चान माफ़ी मांग ही नहीं रहा था। मिन्हा यहाँ पर कह देती है अगर वो माफ़ी मांग भी लेगा तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी, सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं एक्सेप्ट करूँगी, वो है डाइवोर्स। उसकी ग्रैंडमा यहाँ पर कहने लगती है कि समझो हमारी फैमिली में आज तक किसी का डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो फिर मिन्हा बोलती है कि आप क्यों चाहती हो कि मैं अपनी लाइफ ऐसे लोगों के साथ बिताऊँ, जहाँ पर एक मेरी मदर इन लॉ है जो मुझ पर हमेशा अत्याचार करती जाती है, और यहाँ पर ये एक है उसकी छोटी सी बहन जो हर बार मुझे बुरा भला बोले जाती है, और उसका भाई यानी कि मेरा हस्बैंड जो किसी और के साथ में बाहर रहता है, किसी और के साथ में नाइट स्पेंड करता है और किसी और के साथ में उसका चक्कर चल रहा है। यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने वाला था, लेकिन ग्रैंडमा यहाँ पर चान पर चिल्ला देती है और बाद में मिन्हा बोलने लगती है कि एक दिन, एक सेकंड, एक पल भी मैं इस लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। ग्रैंडमा मिन्हा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी डाइवोर्स की विश पूरी कर दूंगी। इतना बोलती यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग घबरा जाते हैं। मिन्हा यहाँ पर उन्हें मेडिसिन देने वाली थी, लेकिन चान उस मेडिसिन को फेंक देता है, जहाँ पर उसकी मॉम और बहन उन्हें लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। मिन्हा जा रही होती है, लेकिन चान उसे खींचकर बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, अब तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा ना ग्रैंडमा को इस हालत में देख के। मिन्हा यहाँ पर बोल देते कि मुझ पर ब्लेम डालना बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम बाहर किसी और को डेट कर रहे हो, मैं नहीं, तुम्हारी मदर इन लॉ मुझ पर चिल्लाती है, मैं नहीं, सब कुछ सहती मैं आ रही हूँ, तुम्हारी फैमिली नहीं, तुम्हारी गलती मुझ पर मत डालो। फिर यहाँ पर चान बोलता है ये गलती सबसे पहले तुम्हारी थी, तुमने ही मुझ पर चीट किया था। मिन्हा को यहाँ पर चीटिंग की बात से कुछ समझ नहीं आता, तो वो पूछने लगती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। चान कहता है कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए ना, ठीक है। इतना बोलकर वहाँ से मिन्हा चली जाती है और जाकर डाइवोर्स पेपर्स ला देती है, जहाँ पर चान उसे साइन करने वाला था, लेकिन रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ मिजरेबल बन गई है,
तो अब देखना मैं तुम्हारी लाइफ कैसे माइजेबल बनाता हूँ और तुम्हें कितना टॉर्चर करता हूँ। यहाँ पर वो डाइवोर्स पेपर्स को तो फाड़ भी देता है, लेकिन मिन्हा मन में बोलने लगती है कि जितनी कोशिश करनी है कर लो, मैं यहाँ पर अब तुमसे डर नहीं वाली और तुम्हारी स्लेव बनकर तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। इसके बाद में यहाँ से बेचारी मिन्हा जा रही होती है, जहाँ पर उसकी बेस्टी का कॉल आ जाता है और वो उसे डिवोर्स के रिगार्डिंग पूछने लगती है। मिन्हा बोल देती है कि नहीं, फिलहाल तो उसने मुझे डिवोर्स देने से बिल्कुल मना कर दिया है क्योंकि वो मेरी लाइफ हेल जैसे बनाना चाहता है। तो फिर मिनी उसे कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं कल वापस आ रही हूँ, तो मुझे एयरपोर्ट पे पिक करना मत भूलना, फिर हम सारी प्लानिंग आराम से मिलकर करेंगे। दूसरे वो जा रही होती है तो अचानक से गाड़ी उसे टक्कर मारने वाली थी, लेकिन वो गाड़ी रुक जाती है एंड उस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि लियो होता है। फिर बाद में वो उसे लेकर चली जाती है एंड यहाँ पर वो निडल से उसका इलाज करने लगती है, जहाँ पर लियो की नींद खुलती है एंड लियो यहाँ पर मिन्हा को देखकर पहचान लेता है। हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर मिन्हा पानी में डूब रही होती है एंड वहाँ पर लियो ने उसकी जान बचाई थी। मिन्हा लियो से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। लियो समझ जाता है कि मिन्हा को पास की चीज़ें कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर वो पूछने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मिन्हा उसे बताने लगती है कि तुम्हारी कार अचानक से मेरे सामने रुक गई थी और तुम बेहोश थे, तो फिर मैंने यहाँ पर तुम्हारा इलाज किया जिस वजह से अभी तुम होश में आ गए हो। तो फिर यहाँ से वो जाने लगती है। यहाँ पर लियो बोल देता है कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मैं इस चीज़ का रिपे तो मैं कर ही रहूँगा। यहाँ पर मिन्हा बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहती हूँ, मैं खुद पर ही सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। लियो यहाँ पर बोलता है कि नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है तो रिपे करना मेरा हक बनता है। जाते जाते यहाँ पर मिन्हा उसे एक सीक्रेट बताकर जाती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम चांद से जीत पाओगे। लियो को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब इसे कैसे पता है। यहाँ पर बाद में लियो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि इसके पास लाइफ के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। दूसरा यहाँ पर मिन्हा से पूछती है कि आखिर मिसेस लीम कौन से रूम है एंड मिसेस लीम उसकी ग्रैंडमा होती है। वो जाने का अंदर सोचती तो है लेकिन बोलती है जाने तो, ऐसे तो मुझे इस फैमिली के साथ में कुछ रिलेशन नहीं रखना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा के साथ में होते हैं हमारे चान, उसकी बहन और उसकी मम्मा, जहाँ पर वो सभी लोग बात कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर उन्हें समझा रही होती है कि आज हम जो कुछ भी है वो सब कुछ मिन्हा की मॉम डैड की वजह से है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगते कि एक तो हमने उसकी जान बचाई थी। ग्रैंडमा बोलने लगते कि अब तो झूठ बोलना बंद कर दो, तुम में से किसी ने भी उसकी डूबते हुए जान नहीं बचाई थी, हम तो बस यहाँ पर उसे अब तक झूठ बोलते आ रहे हैं। ग्रैंडमा यहाँ पर साथ साथ ये भी कह देती है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर मैं नहीं चाहती कि वो और चीज़ें सहन करे, तो फिर तुम उसे डिवोर्स देना। बाहर से शीन खड़ी होकर उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन यहाँ पर चान डिवोर्स देने से मना कर देता है एंड बाहर आकर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मिन्हा के बारे में सब कुछ पता करो, उसके पूरे दिन के शेड्यूल के बारे में, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और क्या करती है। इसके बाद यहाँ पर मिनी आ जाती है अपनी बेस्ट मिन्हा से मिलने के लिए, जहाँ पर मिनी उसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है एंड यहाँ पर उसकी एक और क्लास में सिया आ जाती है एंड ये लोग स्कूल टाइम में सबसे बेस्ट आए हुआ करते थे। फिर यहाँ पर बाद में मिनी उसके बारे में पूछने लगती है, यानी कि चान के बारे में। मिन्हा बोलती कि उसकी बातें हम ना करें तो ठीक रहेगा। सिया कहती कि क्यों, तुम तो उससे प्यार कर रही थी और हमेशा शादी करना चाहती थी, अब क्या हो गया। तो मिनी बोलती है कि जाने दो, मिन्हा हमें आराम से ये सारी बातें बताएगी। दूसरा यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर होता है तो चुपके से उन तीनों की फोटोज ले लेता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं शीन को जो कि एक टेडी बेयर को पकड़ कर रो रही होती है। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि हाँ, मुझे ये टैडी के बारे में अच्छे से पता है, ये टैडी मैंने अपने होने वाले बच्चे के लिए लिया था। फिर यहाँ पर शीन रोने लगती है और कहती है कि इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस मिन्हा की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हें उसके साथ रिवेंज लेना ही होगा। इतने में यहाँ पर उसकी मॉम और उसकी बहन आ जाती है, जहाँ पर शीन अपने डेब्यूट के बारे में बताने लगती है और यहाँ पर जेजी बोलने लगती है कि बहन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जो कलेक्शन होगा वो सबसे बेस्ट ही होगा। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा भी शीन को सपोर्ट करते हुए मिन्हा के बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लगती है एंड बाद में यहाँ पर शीन मन में कहती है कि इन सबको तो मैंने अपने साइड ला ही दिया है, कुछ टाइम में मैं ग्रैंडमा को भी अपने साइड में ला दूंगी, फिर देखना डिवोर्स पेपर्स होंगे जहाँ पर उसकी नई वाइफ मैं बनूंगी। इसके बाद में हम यहाँ पर सिया, मिन्हा और मिनी को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग चांद के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिन्हा को याद आ जाता है कि पास्ट लाइफ में यही वो दिन है जहाँ पर हमारी शीन उसकी प्रीशियस कलेक्शंस बताने वाली है और मेरा कलेक्शन वो चुरा लेगी, जहाँ पर मेरी बदनामी होगी एंड यहाँ पर मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, लेकिन उसकी लाइफ एज ए डिनारर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर वो मिनी और सिया को अपना प्लान बताने लगती है एंड यहाँ पर मिनी उसके प्लान के साथ में बहुत खुश होती है। इसके बाद में वो इवेंट वाला दिन आ जाता है जहाँ पर शीन पहुँच गई होती है, साथ साथ में यहाँ पर मिन्हा भी आ जाती है।
शीन यहाँ पर मीना को देखकर बोलने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर यहाँ पर मीना उन्हें को जवाब दिए बगैर जा रही होती है। शीन उसे वापस से रोकती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम कौन सी जगह पर एंटर कर रही हो, यहाँ पर आने के लिए इनविटेशन कार्ड चाहिए होता है। चान भी यहाँ पर से उसे जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना है। तो फिर मीना यहाँ पर उन्हें अपना इन्विटेशन बताने लगती है, जहाँ पर शीन उस इन्विटेशन को ले लेती है और हंस कर बोलने लगती है, अगर तुम एक डुप्लीकेट और फेक इन्विटेशन बनाना ही था तो कलर भी देख लेती, ये ब्लैक एंड व्हाइट इन्विटेशन क्यों लेकर आई हो। फिर यहाँ पर वो सभी को बताने लगती है कि देखो कैसा फेक इन्विटेशन बनाकर आई है ये लड़की। मीना यहाँ पर बोलने लगती है, ये फेक नहीं है, ये स्पेशल गेस्ट के लिए स्पेशल इनविटेशन है। तो फिर यहाँ पर शीन हंसते हुए बोलती है कि आखिर रिवा तुम्हें यहाँ पर स्पेशल गेस्ट क्यों बनाएगी, तुम कौन सी बड़ी सेलिब्रिटी हो। इतने में यहाँ पर वो मैनेजर आ जाता है एंड मैनेजर आकर उस कार्ड को वेरीफाई कर लेता है, जहाँ पर वो सबसे पहले तो मीना से माफ़ी मांगता है कि आपकी वेलकम के लिए यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको एस्कॉर्ट करूँगा। यहाँ पर उसकी मम्मा और डेजी को समझ नहीं आता। साथ ही साथ शीन भी बोलने लगती है कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। तो फिर यहाँ पर मैनेजर उस इनविटेशन को चेक करता है और इन सबको वारंट देता है कि देखिए ये फेक नहीं बल्कि रियल है, तो इसे फेक बुलाने की गलती मत कीजिए। वह यहाँ से बाद में मीना अंदर चली जाती है, जहाँ पर डेजी और शीन भी आ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग रीवा के ज्वेलरी वाले वर्क की तारीफ करने लगते हैं। यहाँ पर बाद में डेजी पूछती है कि शीन तुम्हारी वाली डिज़ाइन कहाँ पर है। यहाँ पर वो लोग ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर शीन की ज्वेलरी डिज़ाइन की हुई कहीं पर भी रखी नहीं होती है एंड मीना यहाँ पर मन ही मन हंसने लगती है। डेजी यहाँ पर बाद में उस स्टाफ को पूछने लगती है। वो स्टाफ यहाँ पर शीन का पूरा नाम जानती है। इसके बाद में सर्च करने लगती है और कहते कि माफ़ करना, इस नाम से यहाँ पर कोई रिजर्वेशन सिलेक्ट नहीं हुई है। फिर यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि इसका डिज़ाइन लगता है सिलेक्ट ही नहीं हुआ है शो पीस में शो करने के लिए। यहाँ पर चान बोलने लगता है कि एक बार वापस से चेक करो, क्योंकि चीफ ने स्पेशली यहाँ पर एग्जीबिशन में उससे एग्जिबिट करने के लिए कहा था। तो वह यहाँ पर स्टाफ कहती है कि जो स्पेशल वाला वर्क है वो तो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ बाद में वो आंटी कहने लगती है कि देखा मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ का वर्क एकदम स्पेशल है, तो इसके लिए उसे स्पेशली वीआईपी तरीके से अलग से लाया जा रहा है। इसके बाद में जैसे ही यहाँ पर उस पर से पर्दा हटता है, वहाँ पर नाम शीन का नहीं बल्कि नाम होता है मीना का। तो फिर यहाँ पर वो आंटी कहने लगती है कि ये तो नॉर्मल हाउसवाइफ है। यहाँ पर बाद में आ जाती है हमारी मिनी, जो सभी से बोलने लगती है कि कहाँ से आते हो तुम जैसे लोग मेरी इस एग्जीबिशन को फिश मार्केट बनाने के लिए, और कभी भी मेरी वक्त पर उंगली मत उठाना, ये सबसे बेस्ट पीस है, अगर देखना तो देखो वरना यहाँ से चले जाओ। सभी इंटरव्यूअर्स को यहाँ पर मीना का वो पीस बहुत पसंद आता है। इसके बाद में वो लोग ऊपर खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं, जहाँ पर शीन जाकर उसे छोड़ने वाली थी, लेकिन चारों से रोकता है। इसके बाद में डेजी और वांटी कहने लगते हैं कि तुम सबको पता है ना यहाँ पर ऑक्शन भी होता है। चान यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हें नेकलेस जो पसंद आएगा वह मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। इसके बाद में यहाँ से वो लोग ऑक्शन का वेट करने लगते हैं। ऑक्शन यहाँ पर शुरू हो जाता है। साथ साथ हम यहाँ पर लियो को भी देख लेते हैं, जिस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाता है। ऑक्शन में यहाँ पर सबसे लास्ट पीस में सबसे स्पेशल पीस आता है, जो कि हमारे मीना का होता है। तो फिर यहाँ पर शीन खड़ी होकर कहने लगती है कि इस पीस को हम पैराग्लिज्म में डाल सकते हैं, क्योंकि ये पीस को मेरी वर्क आज से कॉपी किया गया है, जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था और मैं यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन में जीती भी थी। फिर यहाँ पर वो सभी को फोटोज बताने लगती है। डेजी भी यहाँ पर अपना मुँह खोलती है, तो सभी लोग यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। फिर यहाँ पर मीना उठकर सबसे बोलती है कि मेरे पास भी आप लोगों के लिए कुछ है, जहाँ पर वो एक एलिस नाम के फेमस डिजाइनर का वर्क आर्ट दिखाती है। एंड यहाँ पर सभी लोग तो बोलने लगते हैं कि शीन ने तो एलिस के वर्क आर्ट को कॉपी किया है। एंड यहाँ पर बाद में ना शीन के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलते कि अब तुम क्या कहोगी, तुम मुझे कॉपीराइट के लिए बोल रही थी, लेकिन तुम तो सबसे बड़ी कॉपी काट निकली। तो वो बोलती है कि मैं तो बस एलिस के वर्क को एडॉर करती हूँ। मीना यहाँ पर कहते कि लेकिन उसे कॉपी ही किया करते हैं। वह यहाँ पर छान आ जाता है, तो बोलता है कि ठीक है, भले शीन ने उसे कॉपी किया हो, लेकिन तुम क्या कहोगी, तुमने भी तो उसके वर्क को कॉपी किया है। यहाँ पर मिनी हंसते हुए बोलती है कि लगता है तुम्हें मीना की रियल आइडेंटिटी नहीं पता है। फिर यहाँ पर वो स्टाफ जाकर उस ज्वेलरी पीस से नाम हटा देती है एंड यहाँ पर मीना के नाम के बदले आ जाता है एलिस का नाम, जहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि मीना का इंग्लिश नेम एलिस है और वही वो फेमस डिज़ाइनर है। इसके बाद यहाँ पर मीना की जो ज्वेलरी होती है उसको लेके बेटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन कोई भी उस पीस को खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो बहुत हाईएस्ट है। देर से कह रहे थे कि देखा
कोई भी तुम्हारे इस वर्क ऑफ आर्ट को यानी कि वर्क ऑफ शिट को खरीदना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पर लियो उसे सबसे हाईएस्ट प्राइस में खरीद लेता है, जहाँ पर मीना उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद में वो लोग आफ्टर पार्टी में होते हैं, जहाँ पर शीन मीना को आकर उल्टी सीधी बातें बोली जा रही थी और उसे धमकियाँ भी दी जा रही थी। एंड यहाँ पर बाद में शीन जानबूझकर उसे बोल देती है कि तुम मुझे ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी टच करोगी या मेरा कुछ पूरा करने की कोशिश करोगी तो देख लेना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मेरा नाटक हमेशा काम में आता है। एंड यहाँ पर बाद में जानबूझकर मीना उसे धक्का मार देती है स्विमिंग पूल के अंदर। यहाँ पर चाहते हुए भी चान उसे बचा नहीं पाता। मीना यहाँ पर सोचने लगती है कि इसे तो स्विमिंग आती है, तो ये अंदर जाके इसे बचा क्यों नहीं रहा है। एंड कोई और आकर यहाँ पर शीन को बचा देता है। फिर शीन यहाँ पर मीना के बारे में बुरी बुरी बातें चान से कहने लगती है। चान उस पर गुस्सा होता है, तो फिर यहाँ पर हमारी मीना बड़ी स्मार्ट होती है, उसने सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था और वो सभी के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग को चालू कर देती है, जहाँ पर सभी लोग शीन के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं कि ये तो बड़ी बुरी इंसान है। फिर यहाँ पर मीना भी सभी से कह देती है कि मैं अपने हस्बैंड से कब से डाइवोर्स चाहती हूँ, यहाँ पर वो एक मिस्ट्रेस के साथ में है, लेकिन वो मुझे भी डाइवोर्स नहीं दे रहा और इस मिस्ट्रेस के साथ में घुमा जा रहा है। फिर बाद में यहाँ से गुस्से में आकर चान शीन को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे यहाँ पर लियो मिल लेता है हमारी मीना से, जहाँ पर मीना उस बात को याद करने की कोशिश करती है कि आखिर उसे स्विमिंग पूल में बचाया किसने था। यहाँ पर लियो का असिस्टेंट कहने लगता है कि हमें बेजिंग वापस जाना है, लेकिन लियो वहाँ पर जाने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे इतने सालों बाद मीना वापस मिली है तो मैं उसे खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। एंड यहाँ पर मीना और मिनी अपने आप में ही प्लानिंग कर देते हैं कि आज पूरी दुनिया को वो लोग बता कर ही रहेंगे आखिर चान और शीन के बीच में आखिर चल क्या रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम शीन को देखते हैं और चान को देखते हैं, जहाँ पर शीन चान से पूछती है कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो। चान बोलते कि कोई बात नहीं, अक्सर ऐसी गलतियाँ हो जाया करती है। शीन उससे पूछते कि तुम पक्का उसे डाइवोर्स दे करते रहोगे ना। चान उसे घूर कर देखता है और बोलता है कि मेरा मैटर है, मैं सॉल्व करूँगा। इसके बाद में वो बाहर जाता है तो यहाँ पर शीन की रियल मम्मा आ जाती है, जो कहने लगती है कि शीन की एक किडनी खराब हो गई है, अगर कोई इसे किडनी दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मीना है, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देगी। चान यहाँ पर गुस्से में बोलने लगता है कि वो मना भी कर देगी तो क्या हुआ, मैं उस किडनी को अपने हाथों से छीन कर बाहर निकाल दूंगा। एंड गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर मिनी मीना को घर पर छोड़ देती है, लेकिन यहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि मीना को किडनैप कर देते हैं। मीना यहाँ पर उन्हें कहने लगती है कि मैं तुम्हें डबल प्राइस दूंगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर एक गुंडा उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और बोलता है कि नहीं नहीं, मैं मेरे बॉस से कुछ ज़्यादा ही वफादार हूँ। फिर यहाँ पर मीना जो होती है वो बाजू वाले कार में लियो को देख लेती है, तो वो लियो को बुलाने लगती है, लेकिन लियो यहाँ पर उसे देख नहीं पाता। फिर बाद में वो लोग मीना को एक खंजर जगह पर लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उसके साथ में ज़बरदस्ती करने वाले थे। बाद में यहाँ पर वो लोग आपस में प्लानिंग करके और उसके साथ में ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उन तीनों के साथ में फाइट नहीं कर पाती। लेकिन इतने ही समय में यहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि उन तीनों से झगड़ पड़ता है। यहाँ पर लियो को भी चोट लगी होती है, साथ साथ मीना को भी पैर में चोट लगी होती है। इतने में यहाँ पर लियो का असिस्टेंट आकर उसे रुमाल देने लगता है, जहाँ पर लियो सबसे पहले यहाँ पर हेल्प करता है मीना की। फिर बाद में वो मीना को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लियो यहाँ पर हमें पास का सीन बताने लगता है, जहाँ पर लियो ने मीना को देखा तो था, लेकिन वो ऐसा एक्ट कर रहा था कि उसने उसे देखा ही ना हो, ताकि गुंडों को उस पर ज़रा सा भी शक न जाए, क्योंकि अगर गुंडों को पता चल जाता तो गुंडे जानबूझकर उसे उधर ही मार देते। इस वजह से उसने ऐसी प्लानिंग की। वह यहाँ पर तो मीना बेचारी चल भी नहीं पा रही थी, तो लियो उसे सपोर्ट देकर चला रहा था। इतने में यहाँ पर छान आ जाता और कहता है कि तुम और किसी और मर्द के साथ में हो। तो फिर यहाँ पर मीना लियो से कह देती है कि हम इस इंसान को इग्नोर कर कर आगे जा सकते हैं। छान यहाँ पर उसे कह देता है कि तुम इस लड़के के साथ यहाँ से नहीं जा सकती। तो फिर मीना बोलती है कि क्यों, मैं इसके बदले तुम्हारे साथ जाऊँ और आज रात को अपनी जान दे दूँ क्या? तुमने इन गुंडों को भेजा था ताकि तुम मुझे मार सको। छान कहता है कि नहीं, बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरी किडनी ही चाहिए ना, इन सब चीज़ों के लिए तुम ये सब कर रहे हो, तो मैं बता देती हूँ कि मैं ऐसा होने बिल्कुल नहीं दूंगी। फिर यहाँ पर वो लियो के साथ में जाने लगती है, तो छान उसे वार्निंग देता है कि याद रखना, अगर तुम यहाँ से गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लियो भी यहाँ पर छान पर चिल्ला देता है और कहता है कि कुछ तो शर्म करो, तुम एक वुमन को धमकी दे रहे हो। इतना बोलकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मीना होती है हॉस्पिटल में मिनी के साथ में, जहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि कुछ भी हो जाए जल्द से जल्द तुम्हें उसे डिवोर्स देना ही होगा। फिर यहाँ पर मिनी जैसे न्यूज़ देखती है वो चिल्ला उठती है। यहाँ पे मीना को कुछ समझ नहीं आता। मिनी बोलने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड क्या थोड़ा सा पागल है, ये कौन से रूमर्स यहाँ पर ये फैला रहा है, ये यहाँ पर कह रहा है कि तुमने उस पर चीट किया है। बाद में मीना यहाँ पर फोटोज देखती है और उस फोटो में वो यहाँ पर किसी को हक कर रही होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सिया होती है। सिया के बाल एक्चुअली बॉय कट होते हैं,
जहाँ पर उसे लग रहा होता है कि सिया एक लड़का है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि उसे जो समझना है समझने दो, मैं उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर नहीं करना चाहती। मिनी उसे कहती है कि तुम्हें जाकर उसे अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन मिन्हा बोल देती कि कोई ज़रूरत नहीं है, शुरुआत से लेकर अब तक उसने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, तो मैं ऐसे अनट्रस्टेबल पर्सन के साथ कैसी अपनी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर मिन्हा मिनी को एक आइडिया देती है। फिर बाद में मिनी कॉल लगा लेती है अपने एक डायरेक्टर को, और वो न्यूज़ डायरेक्टर होता है, जहाँ पर उसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ देती है। इसके बाद में न्यूज़ में फैल जाता है कि किसी हस्बैंड ने अपनी ही वाइफ के लिए गुंडे भिजवाए ताकि वो किडनैप निकाल कर अपने मिस्ट्रेस को दे दे, और वो हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि छानी है। फिर यहाँ पर मिन्हा की नींद खुलती है। डॉक्टर आकर यहाँ पर उसे बताने लगता है कि मुझे पता चल गया है कि पास की बातें तुम याद नहीं कर सकती, तो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। फिर यहाँ पर मिन्ना को समझ में आ जाता है कि उसे उस स्विमिंग पूल वाली बात को याद क्यों नहीं आ रही है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा होती है जो कि छान पर चिल्ला रही थी कि आखिर तुम अपनी वाइफ के साथ ये सब क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बोलने लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, शीन ने अपना बच्चा खोया है। शीन पूरी रात उस पानी में अपना नील डाउन करके बैठी हुई थी। ग्रैंडमा उसे बोलने लगती कि नहीं, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें तो मिन्ना ने की है। वो यहाँ पर मेरे पास आकर नींद डाउन करके मुझे कह रही थी कि मुझे तुम्हें और शीन को अकेला छोड़ देना चाहिए और अपने आप को इस लाइफ से निकाल देना चाहिए। यहाँ पर छान बोलता है कि आप हमेशा उसकी साइड लेती हो। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा उसे वीडियो रिकॉर्ड बनाने लगती है उस कैमरा की, और कहती है कि वो बेचारी खुद ब खुद यहाँ पर आई थी ताकि वो तुम्हारी हैप्पी लाइफ के लिए तुम दोनों को अकेला छोड़ दे, लेकिन मैंने उसे मना किया क्योंकि हमारी फैमिली में ये सारी चीज़ें पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी वाइफ को छोड़कर एक लड़का एक मिस्ट्रेस के लिए हमेशा के लिए चला जाए। यहाँ पर बाद में छान को बुरा लगने लगता है। छान यहाँ पर ग्रैंडमा से कहता है कि अगर ऐसा सब था तो फिर मिन्ना ने मुझे पहले कभी ये सारी बातें क्यों नहीं बताई। ग्रैंडमा उसे कहने लगती है कि उसने बहुत बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन कभी भी तुमने उसकी बात नहीं सुनी। छान बोलता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया कि शादी के पहले वो किसी और लड़की के साथ मुझ पर चीट कर रही थी। ग्रैंडमा कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर छान उसे उस न्यूज़ को बताने लगता है जहाँ पर वो लड़की ने मास्क पहना हुआ था, यहाँ पर वो इंटरव्यू देने आ रहा था। फिर यहाँ पर बाद में हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर छान मिन्ना के लिए फ्लावर्स लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर वो किसी लड़की को उसके हक करते हुए देखता है, तो तभी के तभी यहाँ पर वो फ्लावर छोड़कर चला जाता है। ग्रैंडमा यहाँ पर न्यूज़ देख रही होती है, अचानक से वो लड़का अपना मास्क उतारता है, और हमें तो पहले से ही पता था कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की होती है जो कि सिया थी, उसकी स्कूल की क्लासमेट। फिर यहाँ पर सिया बोल देती है कि मैं एक लड़की हूँ, लड़का नहीं, और तुम्हें लगता है कि लड़की लड़कियाँ कभी लव कर सकते हैं और मैं उसकी फ्रेंड हूँ, कोई लवर नहीं। यहाँ पर बाद में छान भी उस न्यूज़ को देखकर शॉक हो जाता है। यहाँ पर बाद में वो कहने लगता है कि इतने सालों से मैं उसे मिसट्रीट करते आया हूँ इस मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में कि उसने मुझे ट्रीट किया है, लेकिन यहाँ पर तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पहले खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए था, वरना इतने सालों से वो बेचारी ये सारी चीज़ें सहती आ रही है। मुझे खुद पर बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर छान बुक्की के साथ में मिन्ना के रूम में चला जाता है और कहता है कि मुझे ग्रैंडमा ने सब कुछ बता दिया है। अब बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। यहाँ पर मिन्ना बोलने लगती है कि पहले तो इस फ्लावर को मुझसे दूर रखो, मुझे इससे एलर्जी है, इतने साल हो गए तो मैं ये तक भी नहीं पता। फिर बाद में छानों से वापस से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तुम जो चाहती हो उसके बदले में मुझसे करवा सकती हो। मिन्ना यहाँ पर उसे कहने लगती कि क्यों, मुझे तो तुम्हारी अपॉलॉजी सिंसियर बिल्कुल नहीं लग रही है। तुम क्या अपना ब्लड वापस से निकाल कर मुझे देने वाले हो, या फिर खुद से खुद को किडनैपर से किडनैप करवा लोगे और बार बार बचोगे? जो चीज़ से मैं गुजरी हूँ क्या तुम सेम चीज़ से खुद गुजरोगे? यहाँ पर छान बोलने लगता है कि मैं तुमसे माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना। मिन्ना कहते कि अच्छा, माफ़ी मांग लिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, अब क्या मैं नील डाउन करके तुम्हें थैंक यू बोलूँ माफ़ी मांगने के लिए? मुझे तो बस डिवोर्स चाहिए। छान यहाँ पर गुस्से में आकर फ्लावर्स को फेंक देता है और कहता है कि इन सब चीज़ों के बाद में मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे माफ़ी नहीं कर रही हो। अब मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, हम एक बार फिर से पहले जैसे रह सकते हैं। तो फिर मिन्ना बोलती कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, तुम यहाँ पर आके मुझसे माफ़ी मांगोगे और इन 30 सालों से तुम मेरे साथ करते आ रहे हो, मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ कर दूंगी? मैं क्या कोई तुम्हें पागल और इतनी भोली लगती हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मिन्नी यहाँ पर आ जाती है तो छान यहाँ पर मिन्ना को वार्निंग दे देता है कि तुम्हें लास्ट में मेरे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बिना तुम इस सिटी में सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाओगी, देख लेना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर छान ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर शीन भी आ जाती है और वो उसे किडनी के बारे में बताने लगती है। तो छान बोलता है कि तुम टेंशन मत लो,
अब तुम्हें किडनी वो नहीं देगी, मैं तुम्हारे लिए किडनी की अरेंजमेंट कहीं से करवा दूंगा। मन में यहाँ पर वो बोलने लगती है कि इस इवेंट को नज़दीक आने दो, फिर देखना सभी के सामने मैं कैसे मिसेस ली बनकर तो ज़रूर दिखाऊंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो इवेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पर रिपोर्टर्स मिन्ना से पूछने लगते हैं कि क्या आप सच में यहाँ पर उन्हें डिवोर्स देने वाले हो। लेकिन चान कहते कि नहीं, मैं तो यहाँ पर बस खेल खेल जाऊँ। इसके बाद में रिपोर्टर्स चले जाते हैं और इवेंट यहाँ पर शुरू हो जाता है, जहाँ पर मिस्टर गू आ गए होते हैं एंड मिस्टर गू की बर्थडे पार्टी होती है। फिर बाद में चान यहाँ पर शीन से कहता है कि तुमने गिफ्ट तो प्रिपेयर कर लिया है ना। शीन बोलते हैं कि हाँ, तुम टेंशन मत लो। दूसरा यहाँ पर सभी लोग मीना से कहते हैं अपना गिफ्ट दिखाने के लिए, तो फिर मीना एक जेड का पेंडेंट ला देती है। शीन बोलते इतने मामूली सा सस्ता सा स्टॉल से उठाया और गिफ्ट तुम ऐसे कैसे दे सकती हो। तो फिर यहाँ पर मीना बताने लगती है कि कोई मामूली सा जेड पेंडेंट नहीं है, इसमें मेरे मेडिसिनल हर्ब्स हैं और मुझे पता है कि आपको एक इलनेस है, तो अगर आप इसे अपने करीब रखेंगे, ऐसे पहन लेंगे तो आपकी इलनेस धीरे धीरे दूर हो जाएगी। सभी लोग यहाँ पर बोलने लगते हैं कि तुम तो बहुत फालतू सी चीज़ लेकर आई हो जिसका कुछ इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर उसके असिस्टेंट को भी उसका गिफ्ट कुछ खास ही लगता, तो फिर वो लोग उस गिफ्ट को बस ले लेते हैं। इसके बाद में शीन का गिफ्ट आता है, जो कि एक कोरल होता है। कोरल एक अलग तरीके का बहुत प्यारा सा जेमसन होता है। यहाँ पे उन्हें पता होता है कि मिस्टर गू को कोरल कलेक्ट करना बहुत पसंद है। मीना यहाँ पे उन्हें कहती है कि आप उसे टच नहीं कर सकते वरना आपकी इलनेस को ये ट्रिगर करेगा। लेकिन असिस्टेंट को गुस्सा आता है और वो मीना को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे मिस्टर गू उसे टच करते हैं उन्हें हार्ट अटैक आने लगता है। फिर यहाँ पर मीना रुककर उन्हें नीडल से ठीक करती है। यहाँ पर वो उसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता इस कोरल से मेरी इलनेस को अटैक होगा। तो फिर यहाँ पर वो सभी को बताने लगती है कि आपको कोरल से एलर्जी बिल्कुल नहीं है, अगर वो कोरल रियल हो तो ये कोरल बिल्कुल भी रियल नहीं है। एंड यहाँ पर वो उन्हें कट करके बताती है जहाँ पर उस कोरल से कुछ स्मेल नहीं आता और असिस्टेंट को गुस्सा आ जाता है और वो समझ जाता है कि ये तो फेक कोरल है। यहाँ पर बाद में वो लोग शीन पर बहुत चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मीना आ जाती है चान की कंपनी में और इसे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहती है। चान मना कर देता है। मीना बोलते कि ठीक है, कुछ ही समय में यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाएंगे मेरे एक कॉल करने पर और तुम्हारे स्टॉक प्राइस नीचे गिरने लगेंगे, तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारी कंपनी है। जहाँ पर चान एक कंडीशन पर साइन करने लगता है कि जब भी मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो मेरा कॉल पिक करोगी। एंड मीना यहाँ पर हाँ बोल देती है और चान उस डिवोर्स पेपर्स को साइन कर लेता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर जाते हैं, लेकिन उन्हें घर में जाने की परमिशन नहीं जाती है क्योंकि यहाँ पर वो घर जो है वो पिक गया होता है। तो फिर यहाँ पर वो सभी लोग बहुत डर के मारे घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो लोग शीन को पाते हैं और शीन के बैग में से कई सारे ज्वेलरी और सारी चीज़ें निकलने लगती है, जहाँ पर शीन अपने आप का खुलासा खुद ब खुद ही कर देती है और कहते कि तुम्हें क्यों लगता है चान कि मैं तुम्हारे पूरे वक्त में भी तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तुम्हारे साथ से तुम्हारे पैसों के लिए थी, जब तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि मेरे होने वाले बच्चे का क्या। तो वो बोलते कि वो बच्चा तो कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तुम इतना जल्दी उल्लू बन जाओगे मुझे पता नहीं था। एंड यहाँ से बाद में शीन चली जाती है, जहाँ पर चान को अटैक आने लगता है, लेकिन यहाँ पर शीन को बॉडीगार्ड अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद में चान अपनी बीमारी का बहाना बनाकर वहाँ पर मीना को बुला देता है और यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगता है। मीना उसे कही जाती है कि इतने सालों से चलता आ रहा है, अगर ये 2 दिन की बात होती तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर देती। तो फिर यहाँ पर चान को गुस्सा आता है और वो मीना को लेकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है और कहता है कि हम दोनों साथ में मरकर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर लियो आ जाता है जो कि मीना की जान बचा लेता है। एंड यहाँ पर मीना की याददाश्त वापस आ जाती है, जहाँ पर मीना को समझ आ जाता है कि उसे स्विमिंग पूल में से बचाने वाला चान नहीं बल्कि लियो था। एंड यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरे में यहाँ पर चान को देखता है जो कि जेल में था क्योंकि उसने होम सुसाइड करने की कोशिश की थी और किसी की किडनैपिंग की, यानी कि मीना की किडनैपिंग की। इस वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो दूसरा में यहाँ पर देखते हैं एक वेडिंग सीन जो कि लियो का और मीना का होता है। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को एज ए हस्बैंड वाइफ मान लेते हैं एंड यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लियो से प्रॉमिस करता है कि जैसा उसका पास्ट किया था वैसा उसका फ्यूचर प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एंड यहाँ पर इसी चीज़ के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।